ओके, तो आज का टॉपिक जो है हमारा रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। हमने रिफ्रैक्शन में ये देख लिया था कि मल्टीपल मीडिया से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्शन जो होती है, रिफ्रैक्शन हमारे पास कल हमने बोला था मीडियम या तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो सकता है या हो सकता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड दैट मीडियम। तो अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो ये बेंड होती है किधर, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर ये बेंड होती है किधर, रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, मतलब क्या है कि हमारे पास इंटरफेस है, ये है नॉर्मल, दोनों के ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक रे आ रही है ऐसे, ये बेंड हो जाएगी ऐसे, मतलब ये आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। इसका एक्चुअल रास्ता जो, तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो यहाँ से जाए, बट सिंस इट्स गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस रास्ते से हटके ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम द केस हियर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये रे आ रही है इंसिडेंट रे, ओके। अब इसने जाना तो था इधर, बट सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे, इससे तो दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ये ऐसे जाएगी। दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है ये हम इसका पूरा प्रूफ हम देखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल में, राइट। तो ये हमारे पास है दो टाइप के रिफ्रैक्शन, डिपेंड्स अपॉन के रेयर से डेंसर एंड डेंसर से रेयर हो रहा है। नाउ इसी पे बेस्ड है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए पहले कंडीशन क्या है कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस किसके बीच में, रिफ्रैक्शन मस्ट बी फ्रॉम कहाँ से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम में होनी चाहिए रिफ्रैक्शन, ओके। अब होता क्या है यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारे पास इंटरफेस, ये है हमारे पास डेंसर मीडियम रखा है हमने ऊपर, यूजुअली बेटर रहता है कि हम नीचे रखेंगे डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम नीचे रखा है हमने, और रेयर मीडियम जो है हमारे पास ऊपर है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। तो यहाँ पे जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ओके, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो अब ये बेंड होगी नॉर्मल, इसको जाना था इधर कहीं, ये बेंड होके जाएगी इधर कहीं, ओके। ध्यान से देखना, अब जैसे मैं क्या करूँगा, दूसरी रे में यहाँ से उठाऊंगा, ये जाएगी, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करा है, ओके। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, पहले छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अभी मैंने बड़ा कर दिया। अब इसको जाना है इधर, ये बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जाएगी इधर कहीं, ओके। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब उतना ही दूर जा रही है रे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब क्या होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये गई यहाँ से रे, मैं अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ कि अब क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड होगी, अगर इसको ऐसे जाना था अब ये बेंड होगी पूरी इस सरफेस के अलॉन्ग, इंटरफेस के अलॉन्ग, ये जाती है पैरेलल टू द सरफेस। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा एंगल में बना रहा हूँ इंसिडेंट एंगल कि रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। उस टाइम पे जो ये एंगल होता है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ऑलराइट। एंड व्हाट विल हैपन कि अगर आप इससे फर्दर इंक्रीज करोगे रेज ऑफ लाइट को, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो अब क्या होगा, यहाँ पे दिखाते हैं, अगर ये फर्दर इंक्रीज हो गया, ये है नॉर्मल हमारे पास, यहाँ तक था हमारे पास जो है क्रिटिकल एंगल, अब अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया, अब ये रे ऑफ लाइट अगले मीडियम में नहीं जाती है, बल्कि क्योंकि अब ये ऐसा समझना है ये इससे दूर जा रही है इस तरह, तो यहाँ पे आगे अब क्या करेगी, आगे जाएगी तो ये बेंड हो जाती है वापस उसी मीडियम में। अब ये रिफ्लेक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल। अब ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सॉरी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, बल्कि वापस उसी मीडियम में आ रही है।
तो इसलिए हम इसका नाम रखा है रिफ्लेक्शन इंटरनल विजन, बिकॉज सेम मीडियम में हो रही है, टोटली वो आउटसाइड आ रही है, तो वी कॉल दिस एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें अगर हम इंसिडेंट एंगल एक पर्टिकुलर एंगल जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे तो तब क्या होता है, ये लाइट जो है ये रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, और हम इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो क्या है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्या चीज होता है, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा। मान लो ये है हमारे पास, अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऊपर डेंसर रख रहा हूँ, नीचे रेजर रख रहा हूँ, ये है हमारे पास कौन सा वाला, नॉर्मल है ये, ओके। तो ये आ गई हमारे पास, ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ इट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये जो है ये जाएगा इधर, ये रिफ्रैक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल टू किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ओके, तो रेयर मीडियम जो है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, और इसका या μ1 रखेंगे इसका नाम, और इसका रखेंगे क्या, μ2। ऑलराइट, तो अगर हम क्या करेंगे, ये आईसी जो है क्रिटिकल एंगल, हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल जो है ये है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree, okay, यहाँ बोलोगे beyond which total internal reflection takes place, TIR takes place। एक ऐसा एंगल कि अगर आपने उससे ज्यादा वैल्यू इंक्रीज कर दिया तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है μ2 अपॉन μ2 1 के बराबर। ओके, बट अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रिफ्रैक्शन एंगल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ IC अपॉन साइन ऑफ 90, या किसके बराबर, μ2 अपॉन μ1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ओके, बट साइन 90 तो हमारे पास 1 होता है, साइन 90 जो है ये 1 होता है, तो देयरफॉर साइन ऑफ IC जो है ये आ गया μ2 अपॉन μ। अब इनमें डेंसर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम है μ1। तो फॉर एयर अगर हम बात करेंगे, फॉर एयर μ2 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 1, या वैक्यूम के लिए तो हम क्रिटिकल एंगल का वैल्यू किसी एक मीडियम का एब्सोल्यूट अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर तो वो किसके बराबर आएगा, μ। तो हम लिख सकते हैं μ जो है दैट इज 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ऑलराइट, यहाँ वैसे भी लिख सकते हो क्या, क्रिटिकल एंगल जो है इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन μ के बराबर। तो किसी एक मीडियम का आपको पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन इनवर्स करके उसका रेसिप्रोकल लेके हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा। ओके, एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस वैल्यू विल रिजल्ट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बहुत सारी चीजें होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो स्पेशली जो है बाकी चीजें तो इजी है अंडरस्टैंड करना, बट जो स्पेशल चीजें जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स है, ऑप्टिकल फाइबर्स जो यूज होते हैं फॉर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए वो यूज होता है। लाइक हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शंस हमारे लैंडलाइंस ब्रॉडबैंड्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, वो मेडिकल साइंस में यूज करते हैं किसके लिए, एंडोस्कोपी एंड ऑल दैट के लिए, वो सब बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है उनका, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑलराइट, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है, ये एक गिलास ट्यूब होता है बहुत पतला, अब मैं बड़ा बनाऊंगा यहाँ पे, ये गिलास ट्यूब है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ओके ठीक है कि नहीं बेटी, यही से बना रहा हूँ क्योंकि ये जो है, जस्ट अ सेकेंड, एक गिलास ट्यूब है हमारे पास, ओके,
दे कैन वैरी इन लेंथ डिपेंड अपॉन की नीड क्या है। ओके, बहुत पतले होते हैं। अगर आपके घर में जो टेलीफोन केबल्स होते हैं या इंटरनेट केबल्स जो होते हैं, उनके अंदर एक बाहर एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग के अंदर छोटे छोटे वायर्स होते हैं। उन छोटे वायर्स के ऊपर जैसे धागे जैसे बंधे होते हैं, उन धागों के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर वाला लगा है कनेक्शन, तो वो फाइबर्स होते हैं। तो वही फाइबर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये होता है गिलास का, क्या होता है, गिलास का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, हाई वैल्यू ऑफ म्यू। इसके बाहर एक कोटिंग लगी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ये क्लैडिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। और ये क्लैडिंग जो है इसका वैल्यू क्या होता है, लो म्यू, लो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डेंसर मीडियम अंदर है, बाहर है रेयर मीडियम। इसका काम क्या होता है कि इट्स यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, सिग्नल्स आगे ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो होता क्या है कि मान लो मुझे इसका मुझे पता है कि ये मटेरियल ग्लास का बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, इस क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, ये ग्लास क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ओके, तो मैं पता कर सकता हूँ इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट इसके अंदर जा रही है इस तरह एंटर कराएंगे। देखो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो ये लाइट अगर एलो कर की जाएगी तो ये स्ट्रेट जाएगी, बट जैसे ही ये इस बाउंड्री पे पहुंच जाती है, यहाँ पे इंटरफेस चेंज होता है। यहाँ पे ग्लास से क्लैडिंग में जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरह एडजस्ट की जाती है, इस तरह ये इसके ऊपर इंसिडेंट की जाती है कि यहाँ पे जब ये पड़ेगी, इस पॉइंट के ऊपर जब पड़ेगी, इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दैट विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो भी इसका वैल्यू इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। तो अब क्या होगा, जो भी हमने निकाला साइन ऑफ आई सी जो है 1/μ के बराबर होता है। तो या अभी हमने देख लिया ये किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू μ2/μ1, अभी हमने देख लिया। तो उसके लिए ये वैल्यू फाइंड किया जाता है, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा। अब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आगे भी क्या होगा, ऐसे ही ये क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये और ये इक्वल होंगे, तो ये भी क्रिटिकल एंगल बन जाएगा बड़ा इससे, तो यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड सो ऑन। इस तरह ये एक एंड ऑफ द फाइबर से दूसरे एंड ऑफ द फाइबर तक ये लाइट सिग्नल इंफॉर्मेशन जो भी है ये पहुंच जाती है विदाउट एनी लॉस। जो लॉस मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ लॉस जो नॉर्मल वायर्स में होता है, हीट लॉस एंड ऑल दैट ट्रांसमिशन लॉसेस। ओके, वो वाले लॉसेस में नहीं होते। और एट अ टाइम इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मैसेज जो है, सिग्नल जो है, डिफरेंट वेवलेंथ जो है भेजे जा सकते हैं बाय चेंजिंग देयर एंगल। ओके, अलग अलग ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे मान लो ये था, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल का वैल्यू इनके लिए आ गया 30 डिग्री। ओके, तो अगर आप 30 से आपको कोई भी एंगल रखोगे तो टी आई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। हम लिखेंगे एक को 31 पे भेजेंगे, एक को 32 पे, 33 पे, 34 पे, 31 वाली ऐसे बैंड हो जाएगी। ओके, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, सो यू कैन सेंड अ मल्टीपल नंबर ऑफ इमेज दिस signals at one time without much loss of energy. Alright, तो ये क्लैडिंग लो ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों रखी जाती है, ताकि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो क्या है कि लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। यहाँ पे नहीं होती है जब ये एयर से इधर जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये स्टार्ट होता है जब ये यहाँ से निकलना चाहती है, उस टाइम पे TIR स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इसी से फिर क्या किया जाता है, इसी से इमेज जब स्टोमक के अंदर अपने ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए वो चेकअप कराना होता है, तो पाइप जैसे डालते हैं, तो वो अंदर ऐसे ही करते हैं, वहाँ से लाइट इंस्टेंट कराते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी ट्यूब से निकलती है और हमें दिखाते हैं उसकी इमेज कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल इल्यूजन्स है कुछ इस पे बेस्ड, जस्ट लाइक मिराज होते हैं। ओके, वो बेसिकली इसके ऊपर नहीं है, वो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के ऊपर है, मिराज कहते हैं उसको, जो डेजर्ट्स में देखा जाता है यूजुअली। कि अगर आप डेजर्ट में जो हॉट सीजन होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई बंदा चल रहा है, उसको दूर कहीं क्या होता है, ये मान लो पेड़ है कहीं, उसको गर्मी की वजह से क्या होता है, उस बंदे को दिख जाता है कि यहाँ पे इसकी उल्टी इमेज नज़र आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर ओपन में उल्टी इमेज नज़र आएगी तो मतलब क्या है, ये जैसे पानी में इसकी इमेज नज़र आ रही है। क्योंकि यूजुअली अगर आप पानी के किनारे वो पेड़ लगे देखोगे तो आपको पानी में उसकी उल्टी इमेज नज़र आ रही है। इसको भी ऐसा ही होता है, वो ऐसे होता है बेसिकली क्योंकि ये लाइट जो है नीचे जितना क्लोज सैंड जो एयर है वो उतना हॉट होता है, और जितना हॉट होगा उतनी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम होती है। ओके,
ऐसे हायर हायर जाएंगे 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 तो ये थोड़ा थोड़ा कंपैरेटिवली स्लाइडली कोल्ड होता है। तो जब ये लाइट यहाँ से इसकी तरफ जाना चाहती है तो इसको डेंसर टू रेयर जाएगी, बैंड विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये ऐसे जाएगी। इसको लगता है कि ये लाइट बेसिकली कहाँ से आई है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको इधर, ओके। तो इस बंदे को क्या लगता है कि ये लाइट जो है ये यहाँ से आ रही है, इस लास्ट वाले से इसको लगता है कि ये ऐसे आ रही है। बेसिकली ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ऐसे मान लो जैसे हमने कल देखा था कि ये लाइट आ गई है ऐसे, डेंसर टू रेयर जा रही है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जा रही है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। तो ये जैसे जैसे आगे चलते जाओगे ये ऊपर ऊपर जा रही है, और यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है उसको लगता है कि लाइट यहाँ से आ गई। इसी तरह इसको भी ऐसा ही लगता है कि जैसे ही इतना बैंड हो जाती है कि इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, इसको लगता है कि लाइट कहीं नीचे से आ गई। अगर इसको लगेगा यहाँ से आ गई तो इसकी इमेज वहाँ पे दिखेगी, और अगर ये इमेज वहाँ पे दिख रही है तो क्या होगा, अगर ये इमेज वहाँ पे दिख रही है तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि इसको लगता है कि एज एक, क्योंकि अगर पूरे ग्राउंड में तो ये इमेज उल्टी एक ही चीज़ से नजर आ सकती है कि अगर वहाँ पे पानी है, या तो शीशा रखा हुआ किसने, इतनी फुर्सत किसी को नहीं कि डेजर्ट में इतना बड़ा मिरर रखेगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसको लगता है कि एज वहाँ पे पानी है। जब वो नज़दीक जाता है तो बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन वहाँ पे इसको वहम होता है, वो दिखता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, बट रियलिटी में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं मिराज। ये होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्रैक्शंस एंड फाइनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट दिस प्लेस। मान लो यहाँ पे अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल बन गया, लाइट ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, उसको तो लाइट यहाँ से नजर नहीं आ रही है, उसको इधर नीचे से कहीं नजर आ रही है, तो इसलिए उसको क्या दिखता है, उल्टी इमेज नजर आती है इसकी, ओके। जस्ट लाइक सेम वे जैसे पानी के अंदर पेड़ों की उल्टी इमेज नजर आती है, ओके। तो ये है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेस्ड जो है हमारे पास कुछ चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे जो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन जो होती है कर्व्ड सरफेसेस पे, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे एट कॉनकेव सरफेस, एट कॉनकेव सरफेस। एक दिखा रहा हूं मैं, बाकी चार आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ नहीं है, वैल्यू सेम आएगा। एट कॉनकेव सरफेस, और हम ये दिखा रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रही है कहां से, डेंसर टू रेयर मीडियम, ओके। देखो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस पे बहुत जगह देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे पानी का एक ड्रॉप, तो उस पानी का ड्रॉप के जो सरफेस है वो कर्व्ड है, तो वहां पे लाइट इसके अंदर एंटर कैसे हो रही है, क्या हो रहा है उसके साथ, वो वाली चीज। दूसरा आपके हाथ में बाउल है, ग्लास का बाउल, तो वो भी कर्व्ड शेप होता है, उसमें लाइट एंटर होती है तो क्या होता है, ओके। कोई भी जो है राउंड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड जो कर्व्ड सरफेस जो है, उसके ऊपर जब लाइट एंटर होती है तो उसको क्या होता है, ओके। तो अब ये दो तरीके से हो सकती है, कॉनकेव सरफेस हो सकती है या कॉन्वेक्स हो सकती है, कॉनकेव सरफेस हो सकती है या कॉन्वेक्स हो सकती है, ओके। कॉनकेव में भी हो सकता है रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन या डेंसर टू रेयर, और कन्वेक्स में भी हो सकता है रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। अब हम एक केस देखेंगे, बाकी केस अंडरस्टूड है, वैल्यूज आ जाता है हर किसी के लिए, ओके। अब कॉनकेव सरफेस आपको पता है, कॉनकेव मतलब जिसको अंदर वाली के वाले साइड रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो, कन्वेक्स होता है जिसको बल्ज्ड वाले साइड रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात होगी, ओके। तो पहले हम लेंगे कॉनकेव सरफेस, ओके। ये है हमारे पास कॉनकेव सरफेस, ओके। ये इसका, इसके लिए टर्म सेम है, ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस मान, और लेंसेज में पूरी तरह वो डिफाइन करेंगे, बाकी वैसा ही, ओके। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फेयर का एक ये हिस्सा होती है, ये आपको पता है। तो इस स्फेयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके। उस स्फेयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये मान लो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ओके। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका नाम रखा है मैंने ए। इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट सीधा जा रही है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये सीधा निकल जाएगी आगे की तरफ, ओके, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ओ बोलते हैं, या सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। लेंसेज में इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे फिर हम आगे,
जो मिरर्स में जिसका आपने पोल नाम रखा था। अब क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट जो है ये ऐसे जाएगी इधर, ओके, ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब क्या होगा, ये है हमारे पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है। अब ये रेयर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम है, और ये जो है ये है हमारे पास रेयर मीडियम। यही वाला केस हमने कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो जाता है आपको पता है वो जाता है कहाँ से, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस लाइट को जाना था, यहाँ ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे बेंड होगी। यहाँ पे जो है ये रे इस वाले रे को मीट करेगी, तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, इजी होता है इस केस में, ओके। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। इमेज कितनी दूर बन गई, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। वैल्यू और साइन कन्वेंशन वही है जो मिरर्स में हमने पढ़ा था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ओके। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, आर बोलते हैं इसको, ओके। अब देखो ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके, आर है ये। इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे कुछ, इस लाइन को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब ये पता चल गया आपको कि एक स्फेयर का पार्ट है, इसको भी हटा देते हैं। और ये जो पॉइंट है हमारे पास, जहां इस पॉइंट का हम कुछ नाम रखेंगे एम, ओके। अब और मान लो ये वाला जो एंगल है इसका नाम रखेंगे अल्फा, इसका नाम रखेंगे थीटा, और इसका नाम रखेंगे हम बीटा। बस इतना सा एज्यूम करना है हमने और खत्म बात, ओके। कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने ली है। आर जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वैसे आपको पता है। यू है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ओके। तो इसके साथ क्या है, अल्फा जो है ये है एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। किसकी वजह से ये एंगल सबटेंड हो गया है, या सिंपली ऐसे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जेक्ट बाय द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, छोड़ो ये नहीं लिखना है। थीटा जो है ये है क्या, एंगल सबटेंडेड कहां पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और लास्ट वाला जो है बीटा, बीटा जो है ये है क्या, एंगल सबटेंडेड एट इमेज पोजीशन। और आई एंड आर जो है, आई आर जो है ये है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली, ओके। और हमने और एक चीज एज्यूम करनी है, वो क्या है, μ1 जो है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और μ2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ये कुछ टर्म्स हमने एज्यूम कर लिए हैं। अब बाकी जो है इसकी डेरिवेशन वो कैसे करेंगे, ओके, वो हम देखते हैं आगे। कॉन्केव सरफेस की बात चल रही है, डेंसर जो रेयर हो रही है रिफ्रैक्शन, ओके। और हमने ये टर्म जो है ये एज्यूम कर लिए हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ज्योमेट्री का यूज करना है। तो अगर हम देखेंगे फ्रॉम फिगर अगर आप देखोगे एंगल अल्फा इन सेक्टर कौन सा, अगर आप देखोगे ये AOM, इन सेक्टर AOM, ये AOM हमने छोटा एपर्चर कंसेप्ट किया है, जैसे हमने मिरर्स में किया था। मान लो ये छोटा है तो ये ऑलमोस्ट बहुत छोटा होगा, ये ऐसे मान लो बहुत छोटा है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल ही होंगे। तो हम लिख सकते हैं इस सेक्टर में एंगल का वैल्यू अल्फा, एंगल जो है ये है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ है OM डिवाइडेड बाय रेडियस है OA, ओके।
इसी तरह अगर हम देखेंगे इन सेक्टर, कौन सा सेक्टर है हमारे पास, COM, COM, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू आएगा OM अपॉन OC। इसी तरह इन सेक्टर, अगला वाला सेक्टर ये वाला IOM, सेक्टर IOM, इसमें हमारे पास क्या होगा, बीटा का वैल्यू OMR लेंथ डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, दैट इज OI के बराबर। यही है हमारे पास अल्फा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू हमने ले लिया है। ओके, नाउ अब देखेंगे हम इन ट्राइंगल ACM, ट्राइंगल में देखेंगे कि ये जो थीटा है, थीटा इज एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो देयरफॉर थीटा एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर। तो ये आएगा अल्फा प्लस आई के बराबर, विच इम्प्लाइज आई का वैल्यू आ गया थीटा माइनस अल्फा। ये थ्योरम है 10th 9th क्लास की, ये एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास थीटा आई का वैल्यू। अब देखेंगे सेकंड वाला इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल OMCI, इन ट्राइंगल MCI, R जो है ये है एक्सटीरियर एंगल है ये। तो देयरफॉर R का वैल्यू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दैट इज थीटा प्लस बीटा के बराबर। ये आ गया हमारे पास R का वैल्यू। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज स्नेल्स लॉ। राइट, ये दो वैल्यू जो है यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, I का वैल्यू है थीटा माइनस अल्फा और R का वैल्यू है थीटा प्लस बीटा के बराबर। इन दोनों को हटा के हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R जो है दैट इज μ2 अपॉन μ1 के बराबर आएगा, μ2 अपॉन μ1। सिंस हमने ये छोटा कंसिडर किया है तो ये एंगल्स भी सारे छोटे होंगे। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ I एंड R, छोटे वैल्यूज के लिए आपको पता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन जो है I के बराबर होता है और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R जो है साइन का उसी के एंगल के बराबर होता है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो हमारे पास देयरफॉर हमारे पास बनेगा I डिवाइडेड बाय R इक्वल्स किसके बराबर, μ2 अपॉन μ1, और यू कैन से μ1 इंटू I इक्वल टू μ2 इंटू R के बराबर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ I एंड R, I का वैल्यू है ये, R का वैल्यू है ये। तो ये बनेगा μ1 इंटू थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू μ2 इंटू थीटा प्लस बीटा। आ गया ये वैल्यू। नाउ पुट वैल्यूज किसके, पुट वैल्यूज ऑफ थीटा बीटा एंड थीटा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो μ1 इंटू थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, OM बाई OC माइनस अल्फा के बदले में OM बाई OA, ओके, इक्वल टू μ2 इंटू थीटा के बदले में अगेन लिखेंगे हम क्या, OM बाई OC प्लस OM बाई OI लिखेंगे बीटा के बदले में OM डिवाइडेड बाई OI। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको मिटा सकते हैं, उसको सिंपलीफाई करेंगे। ओके, तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा आएगा, तो ये आएगा μ1 इंटू OM निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 अपॉन OC माइनस 1 अपॉन OA इक्वल टू μ2 इंटू यहाँ पे भी OM कॉमन है, ये बनेगा 1 अपॉन OC प्लस 1 अपॉन OI। ओके, OM एंड OM कैंसिल आउट क्योंकि डिस्टेंस नॉन जीरो है। तो हमारे पास आ गया μ1 डिवाइडेड बाई OC, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस μ1 डिवाइडेड बाई OA
इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाई ओ सी प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाई ओ आई। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि ये जो आई इस टर्म को यहाँ ले आओ, इस टर्म को वहाँ ले जाओ, तो ये आएगा इधर म्यू वन अपॉन ओ सी माइनस म्यू टू अपॉन ओ सी इक्वल दिया गया है, इधर ये बन गया पॉजिटिव म्यू वन अपॉन ओ ए प्लस म्यू टू अपॉन ओ आई, ये आ गया। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करेंगे OC का वैल्यू, इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है, अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं, तो ये आएगा माइनस आर के बराबर। ओके, कॉन्केव सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, आपको मिरर से पता है। OA दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, बट इन दिस केस इमेज उसी साइड बन रही है, तो OI का वैल्यू आएगा प्लस V के बराबर। ये तीन वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, एक फाइनल एक्सप्रेशन ईजी एंड कंपैक्ट, तो वो क्या होगा इसके बराबर, दैट इज म्यू वन डिवाइडेड बाय माइनस आर माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय माइनस आर बनाएगा इसको प्लस आर इक्वल टू इट्स म्यू वन डिवाइडेड बाय ओ ए दैट इज माइनस यू प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाय प्लस बी, तो ये प्लस ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे कॉमन, पहले लिखेंगे पॉजिटिव टर्म म्यू टू माइनस लिखेंगे म्यू वन इक्वल, यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखेंगे म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू के बराबर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से, ये आएगा किसके बराबर, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू के बराबर। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड से म्यू वन को निकालेंगे कॉमन, तो ये बनेगा क्या, म्यू वन कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू म्यू वन को निकाला कॉमन, ये बन गया म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस वन बाई यू, ये कैंसर। म्यू टू बाई म्यू वन आपको पता है किसके बराबर होता है, म्यू टू वन माइनस वन बाई आर इक्वल टू म्यू टू वन बाई वी माइनस वन बाई, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस। बट व्हेन द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग फ्रॉम प्लेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयर मीडियम, और वो भी कहाँ पे, एक कॉनकेव सरफेस के ऊपर। ओके, कन्वेक्स के लिए डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, ऐसे ही सेम एक्सप्रेशन बन जाएंगे, खाली पॉजिटिव नेगेटिव का बीच में यू एंड वी का वैल्यू चेंज होगा। बाकी अल्फा बीटा थीटा ऐसे ही आपने डिफाइन करने हैं, और इसी तरह आपने फिर साइन कन्वेंशन यूज़ करना है और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। दैट्स ऑल फॉर टुडे।